प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार और जैसा कि आप जानते हो कि आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है मैं कहूँगा। इस क्लास में हम इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस किया करेंगे, एडिटोरियल पार्ट का उनके सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लगे बच्चों के लिए जो हिंदी माध्यम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हिंदी माध्यम से ही परीक्षा को देना चाहते हैं। तो इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर, जिसका नाम आपने सुना होगा, काफ़ी सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में तैयारी करने वाले बच्चे तो इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम वाले इसको कैसे पढ़ें ये एक उनके सामने चुनौती होती है। तो इसी का समाधान करने के लिए अंकित भाटी सर के नेतृत्व में RWA आपके लिए लेकर आया है ये क्लासेस, जिसमें मेरे द्वारा, मेरा नाम विनीत कुमार है, द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश का है वो भी, उसमें जो प्रतिदिन एडिटोरियल्स पब्लिश होते हैं उनमें से कुछ एडिटोरियल्स को चुन के 2 या 3 उनका एनालिसिस जो है प्रतिदिन मैं आपको करवाया करूँगा शाम के 5 बजे इसी समय रोज़। ऐसे एडिटोरियल चुने जाएंगे जो आपके सिलेबस से डायरेक्टली जुड़े हुए हों, जिनसे प्रश्न आने की संभावना हो आपकी मुख्य परीक्षा में, जनरल स्टडीज़ के पेपर में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है। यथासंभव आसान भाषा का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। आप सभी बच्चों का स्वागत है। उज्जवल पांडे जी हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। आकाश गुड इवनिंग। प्रिंस गुप्ता जी प्रणाम सर। सभी बच्चों का स्वागत है। अपने मित्रों को भी इनवाइट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। कुछ बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं जो M लक्ष्मीकांत बुक की क्लास भी अटेंड करते हैं, पॉलिटी की। आप सभी का स्वागत है बच्चों। आरती जी गुड इवनिंग। सुनील कुमार जी सर गुड इवनिंग। रेनू वर्मा थैंक यू। ठीक है बच्चों, आप सभी का स्वागत है। अपने मित्रों को इनवाइट कीजिए, उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके अलावा जो है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पार्ट का हम लोग एनालिसिस किया करेंगे, और ये आसान भाषा में हो ये सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास रहेगा। हालांकि सिविल सेवाओं के स्तर पर चीज़ें उतनी आसान भाषा में करना भी संभव नहीं होता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो थोड़ा जटिल टाइप की ही होती हैं। लेकिन पूरी कोशिश की जाएगी कि आसान भाषा में हम लोग आपको समझा पाएँ। आज 3 जून है, आज से आपकी क्लास शुरू हो रही है और ये सप्ताह में 5 दिन चला करेगी, सोमवार से शुक्रवार शाम को 5 बजे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इसको। इन क्लासेस के दौरान हम एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे, प्लस इसके अलावा भी न्यूज़पेपर्स में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर में कितने सेक्शन होते हैं, जैसे न्यूज़ का सेक्शन होता है, एडिटोरियल होता है, इसके अलावा कुछ एडिशनल मैटर भी होता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। खासतौर पे द हिंदू तो कई सारे सेगमेंट ऐसे लेके आता है जो विशेष रूप से सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो उन सभी की चर्चा करते चलेंगे, धीरे धीरे उनसे क्लास बाय क्लास जो है परिचित हो जाएंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो आर्टिकल आपके सामने है ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये इसकी आवश्यकता भी नहीं है, ये आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ पे ये मैं आपको हिंदी में एनालाइज करूँगा। आपको सिर्फ इसकी हेडलाइन देखनी है, जो कि है द मैसेज फ्रॉम द आंध्र प्रदेश बाइफरकेशन। द मैसेज फ्रॉम द आंध्र प्रदेश बाइफरकेशन, इसका अर्थ है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन से संदेश। यानी आप जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश जो तत्कालीन राज्य था, 2014 में उसका विभाजन हुआ था और तेलंगाना को बनाया गया था। तो उसी पर आधारित ये आर्टिकल है, और ये क्यों इस पर एडिटोरियल लिखा गया आज इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। इस एडिटोरियल में क्या क्या है उसकी भी हम प्रॉपर चर्चा करेंगे आज। तो फिलहाल आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि
इस आर्टिकल की एडिटोरियल पीस की हेडलाइन क्या है? द मैसेज फ्रॉम आंध्र प्रदेश बाइफर्केशन, आंध्र प्रदेश का विभाजन जो वर्ष 2014 में हुआ था, उसका मैसेज क्या है देश के लिए, समाज के लिए। ठीक है बच्चों, और ये द हिंदू से लिया गया है, आज के द हिंदू से लिया गया है, और ये आपके पॉलिटिका पार्ट है, पॉलिटिका पार्ट है, यानी कि यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम होता है उसका जनरल स्टडीज पेपर 2, जीएस पेपर 2। ठीक है बच्चों, कहाँ से ये आर्टिकल लिया गया है? द हिंदू से लिया गया है। क्यों आपके लिए रिलेवेंट है और आपके सिलेबस में कहाँ जाके ये फिट बैठता है डायरेक्टली? वो है पॉलिटी, पॉलिटी का ये, पॉलिटी पर आधारित ये एडिटोरियल है। और जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 जो है आपके सिलेबस का मेंस यूपीएससी या कहें कि मेंस यूपीपीएससी, उन दोनों के लिए जनरल स्टडीज का जो पेपर 2 है मेंस का, उसका ये भाग है, ये टॉपिक, ये इश्यूज। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। संदर्भ क्या है पहले ये देख लेते हैं कि आज यानी कि 3 जून को ये जो आर्टिकल लिखा गया, एक ऐसी घटना जो वर्ष 2014 में घटित हुई थी, क्यों उस पर आर्टिकल लिखा जा रहा है आज 3 जून 2024 को? इसकी वजह यह है कि 2 जून 2024 यानी जो बीता हुआ कल है, 2 जून 2024 जो बीता हुआ कल है, उसमें क्या हुआ? तत्कालीन जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था यानी कि जो 2014 से पहले आंध्र प्रदेश था, उसके विभाजन और तेलंगाना राज्य के निर्माण, तेलंगाना राज्य के निर्माण को 10 वर्ष पूरे हो गए, 10 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई? कल यानी 2 जून 2024 को तत्कालीन यानी 2014 से पहले जो आंध्र प्रदेश होता था, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं आप, अभी भी आंध्र प्रदेश है लेकिन उस समय आंध्र प्रदेश की टेरिटरी ज़्यादा बड़ी थी। 2014 तक जो आंध्र प्रदेश था उसके विभाजन, उसका विभाजन हुआ था 2014 में और तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था, उसको 10 वर्ष पूरे हो गए। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया टॉपिक और इस पर जो है ये एडिटोरियल लिखा गया। ठीक है बच्चों, ठीक 10 वर्ष पहले 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत, जिसको या तेलंगाना अधिनियम भी बोलते हैं, तेलंगाना अधिनियम उसको बोल दिया जाता है अनऑफिशियली, तेलंगाना अधिनियम, ये जो है लागू हुआ था, ये फाइनली जो है लागू हो गया था, यानी कि आंध्र प्रदेश का विभाजन जो है इंप्लीमेंट हो गया था 2 जून 2014 को। ठीक है, और इस अधिनियम के अंतर्गत जो एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी वो थी कि हैदराबाद जो सिटी है, हैदराबाद सिटी, हैदराबाद सिटी को तेलंगाना की राजधानी बना दिया गया था, तेलंगाना की राजधानी बनाया गया था, तेलंगाना की राजधानी बना दिया गया था वर्ष 2014 में हैदराबाद को। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों? आराधना अग्रवाल, आकाश सिंह, शुभम जी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये संदर्भ है जिसके कारण ये एडिटोरियल पीस लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल पीस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका जो हेडलाइन है, अगर उसे हिंदी में हम ट्रांसलेट करें तो वो ये बैठती है, आंध्र प्रदेश के विभाजन यानी बाइफर्केशन से संदेश। ठीक है बच्चों, आर्टिकल की जो हेडलाइन है वो मैंने आपके सामने हिंदी में लिख दी है, आंध्र प्रदेश के विभाजन से संदेश। संदेश क्या है, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि 10 वर्षों के बाद, 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं आंध्र प्रदेश के विभाजन को,
तो 10 वर्ष का समय जो होता है वो सफिशिएंट टाइम होता है, पर्याप्त टाइम होता है, जिसके बाद किसी घटना के परिणामों का एनालिसिस किया जा सकता है। 10 वर्ष हो चुके हैं, 10 वर्षों के बाद किसी भी घटना के जो परिणाम होते हैं, चाहे वो राजनीतिक परिणाम हो, आर्थिक परिणाम हो या फिर ऐतिहासिक परिणाम हो, उनकी जांच पड़ताल, उनका विश्लेषण जो है किया जा सकता है। और इसी उद्देश्य से इस आर्टिकल के अंतर्गत लेखक जो हैं वो आंध्र प्रदेश के विभाजन, जिसको 10 वर्ष पूरे हो गए, उसके राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं, क्या परिणाम निकले। ठीक है बच्चों। क्या हुआ था 2014 में? तेलुगु लोगों के राजनीतिक भूगोल को विभाजित करने के परिणाम की चर्चा की गई है इस आर्टिकल में। देखिए, आंध्र प्रदेश जो वर्तमान आंध्र प्रदेश है और वर्तमान जो तेलंगाना है, दोनों में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग ही रहते हैं। और 2014 से पहले जो आंध्र प्रदेश राज्य था उसमें भी यही रहते थे, मतलब तेलुगु भाषी लोगों का ही राज्य था, वो भाषा के आधार पर बना हुआ राज्य था। ठीक है बच्चों। तो तेलुगु लोगों का जो राजनीतिक भूगोल था 2014 से पहले, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसको विभाजित कर दिया गया 2014 में, जब तेलंगाना का निर्माण किया गया। ठीक है बच्चों। तो उसके जो परिणाम निकले हैं उन्हीं की पड़ताल इस एडिटोरियल में की जा रही है लेखक के द्वारा। और परिणाम जो है वो तेलुगु भाषी लोगों के लिए क्या निकले, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए क्या निकले, तेलंगाना के लिए क्या निकले, और इसके साथ ही साथ भारतीय गणतंत्र के लिए क्या इसके परिणाम निकले, इसकी चर्चा भी इस आर्टिकल में की गई है। भारतीय गणतंत्र के लिए भी तो कुछ परिणाम निकले होंगे ना, कुछ प्रभाव हुआ होगा इस घटना का, तो उसका एनालिसिस भी इस आर्टिकल में किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है आप सभी को? सुवानी सिंह जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर है? ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। रोजगार विद अंकित मोबाइल ऐप से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो इनको। तो जरूरी नहीं है कि आप लिखो, जो आपके सामने लिखा हुआ है ये इसी फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब एक बार इस आर्टिकल से थोड़ा हटके ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ और कैसे जो है आंध्र प्रदेश राज्य की हिस्ट्री रही, मॉडर्न हिस्ट्री। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन यानी राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ की बात हम लोग कर रहे हैं, उसको एक बार देख लेते हैं ब्रीफली और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1953 से पूर्व क्या स्थिति थी वो देख लेते हैं। दक्षिण भारत में एक तो हैदराबाद राज्य था, हैदराबाद राज्य यानी प्रिंसली स्टेट, रियासत, निजाम के अंतर्गत होती थी ये। ठीक है बच्चों। उसके बाद मद्रास प्रांत, ये ब्रिटिश इंडिया का भाग था, मद्रास प्रांत या मद्रास प्रेसिडेंसी आप बोल सकते हो। तो 1953 तक स्थिति ये थी कि राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था, यानी भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित नहीं किया गया था। ठीक है बच्चों। तो स्थिति ये थी कि एक तरफ तो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट की टेरिटरी थी और दूसरी तरफ जो है वो मद्रास प्रोविंस या मद्रास प्रेसिडेंसी की टेरिटरी थी साउदर्न इंडिया में। ठीक है बच्चों। उसके बाद वर्ष 1953 में क्या होता है कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य या पहली पॉलिटिकल यूनिट जो है वो गठित की जाती है। वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य जो है वो पुनर्गठित होकर अस्तित्व में आता है और उसको बोला जाता है आंध्र राज्य। ये बात ध्यान रखने की है कि उसको आंध्र प्रदेश नहीं बोला जाता था, आंध्र प्रदेश नहीं था वो, आंध्र राज्य था, आंध्रा स्टेट उसको इंग्लिश में बोलते थे। तो आंध्रा स्टेट जो है वो अस्तित्व में आता है। ठीक है बच्चों। इसमें मद्रास प्रांत, ब्रिटिश इंडिया का जो इससे पहले मद्रास प्रांत था जो 1947 से भारत का हिस्सा था, उसके 2 क्षेत्रों को ले लिया गया, तेलुगु भाषी क्षेत्रों को, और उन दोनों तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर तेलुगु भाषी राज्य बना दिया गया, आंध्र स्टेट, आंध्र राज्य उसको कहा गया। यानी कि 1953 में जो मद्रास प्रांत था उससे 2 क्षेत्र ले लिए गए, एक तो तटीय आंध्र, कोस्टल आंध्रा, और रायलसीमा क्षेत्र, रायलसीमा क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र जो है ले लिए गए
ठीक है बच्चों, 1953 में मद्रास जो प्रोविंस था उससे दो क्षेत्र ले लिए गए, तेलुगु भाषी क्षेत्र, तटीय आंध्र यानी कोस्टल आंध्रा और रायलसीमा क्षेत्र, और इन दोनों को क्लब करके, इन दोनों को मिलाकर तेलुगु भाषी लोगों का एक राज्य बना दिया गया, आंध्र राज्य। ठीक है बच्चे, लेकिन इसमें भारत के समस्त तेलुगु भाषी लोग अभी नहीं आए थे। 1953 की स्थिति ये थी कि तेलुगु भाषा बोलने वालों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तेलंगाना क्षेत्र के रूप में हैदराबाद राज्य का हिस्सा था, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट का हिस्सा था। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगली स्टेज जो आती है वो वर्ष 1956 में आती है, वर्ष 1956 में यहाँ पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम के अंतर्गत काफी व्यापक पैमाने पर काफी बड़े बड़े परिवर्तन किए गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या किया गया, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। यहाँ पे हम बात आंध्रा स्टेट की नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश की कर रहे हैं। नाम बदल गया है, आकार भी बदल गया है, क्योंकि कुछ परिवर्तन हुआ है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, परिवर्तन ये हुआ है कि हैदराबाद राज्य जो था, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट यानी हैदराबाद रियासत भी बोल सकते हैं, उसका तेलंगाना क्षेत्र भी उससे अलग कर दिया गया। तेलंगाना क्षेत्र जो कि हैदराबाद का तेलुगु भाषी क्षेत्र था, तेलुगु भाषी क्षेत्र। ठीक है बच्चों, और उसको जो है आंध्र राज्य के साथ जोड़ दिया गया। ये वाला आंध्र राज्य जो 1953 में अस्तित्व में आया था, इस आंध्र राज्य में जोड़ दिया गया तेलंगाना का क्षेत्र। ठीक है बच्चों, और ये आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया यहाँ पर, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर जो है ये अस्तित्व में आया, आंध्र प्रदेश। तो ये समझ पा रहे हैं बच्चों आप? 1956 में क्या किया गया, हैदराबाद स्टेट का तेलंगाना क्षेत्र ले लिया गया और उसको 1953 में अस्तित्व में आए आंध्र राज्य के साथ जोड़ के आंध्र प्रदेश बना दिया गया। आंध्र प्रदेश, जिसको हम सभी लोग लगभग जानते हैं, उससे परिचित हैं। ठीक है बच्चों, जो 2014 तक अस्तित्व में रहा। तो ये बात आपको क्लियर है कि जिस आंध्र प्रदेश का विभाजन 2014 में हुआ वो वर्ष 1956 में अस्तित्व में आया था, उस रूप में जिस रूप में उसको विभाजित कर दिया गया 2014 में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर वर्ष 2014 की बात तो हम कर ही रहे हैं लगातार। वर्ष 2014 में 2 जून को आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन कर दिया गया और तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तेलंगाना को अलग राज्य बना दिया गया। और तेलुगु भाषी लोगों के जो 2 क्षेत्र थे जिनकी चर्चा हमने यहाँ की, तटीय आंध्र और रायलसीमा क्षेत्र, इन दोनों को आंध्र प्रदेश में रहने दिया गया और इस तरह से यहाँ 2 राज्य अस्तित्व में आ गए। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री जो रही आंध्र प्रदेश की या तेलंगाना की कह सकते हैं, राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी या आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है बच्चों, प्रीतिपाल, आकाश सिंह, शुभम, उम्मीद है आप समझते हुए चल रहे हैं बच्चों, फोकस कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। तो ये ऐतिहासिक यात्रा रही। अब देख लेते हैं आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल की हेडलाइन जो है वो हिंदी में ये है, आंध्र प्रदेश विभाजन से संदेश। यानी कि लेखक का कहना है कि एक संदेश मिला है, यानी कुछ परिणाम निकले हैं, विशेष परिणाम, स्पेसिफिक परिणाम, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेखक कहते हैं कि दोनों राज्यों यानी 2014 के बाद, 2014 के बाद दोनों राज्यों की जनता जो है वो आगे बढ़ चुकी है, यानी कि मूव ऑन हो चुकी है, मूव ऑन। इसका मतलब ये है कि वर्ष 2014 से पहले लगभग 5 वर्षों तक जो तेलंगाना को बनाने का जो आंदोलन चला था, उस दौरान आंध्र प्रदेश जो उस समय हुआ करता था 2014 से पहले, उसमें काफी मतलब एक समाज में मतभेद, तनाव, क्षेत्र के स्तर पर वे सभी पैदा हो गए थे। तो वे सब जो है कह रहे हैं लेखक कि वो अब सब नहीं है। जो तेलंगाना के निवासी हैं वो उस रूप में, और जो आंध्र प्रदेश वर्तमान के निवासी हैं वो उस रूप में मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन ये बात जब सोचते हैं ऑथर तो उन्हें थोड़ा सा वो पजल्ड महसूस करते हैं, उनको असमंजस महसूस होता है। असमंजस उनको ये महसूस होता है कि एक राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत रहकर भी, एक राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत रहकर भी और एक भाषा को बोलने वाले होकर भी क्या तेलुगु लोगों में सेंस ऑफ टुगेदरनेस का विकास नहीं हो पाया।
ये एक बड़ा सवाल है जिसको उठाते हैं यहाँ पे लेखक। एक राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत सभी तेलुगु कब तक रहे? आप लोग मैसेज करके मुझे बताइए। 1956 से 2014 तक। ठीक है बच्चों। 1956 से 2014 तक, यानी कि 50 वर्षों से भी ज्यादा समय तक एक ही पॉलिटिकल यूनिट, राजनीतिक इकाई का हिस्सा रहे सभी तेलुगु बोलने वाले लोग। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बना, सभी तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों की एक पॉलिटिकल यूनिट बन गई। ठीक है बच्चों। तो ऑथर ये प्रश्न उठाते हैं कि एक राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत रहकर भी सेंस ऑफ टुगेदरनेस, मतलब एकता का विकास क्यों नहीं हो पाया, एकता का विकास क्यों नहीं हो पाया और विभाजन क्यों करना पड़ा वर्ष 2014 में। ठीक है बच्चों, 2014 में विभाजन क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा ही फंडामेंटल क्वेश्चन है कि भारत की जो पॉलिटी है उसका आधार है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, ऐसे राज्यों का गठन जो आपस में मिलकर भारत की संघीय व्यवस्था में राजनीतिक इकाइयों की भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर ये मांग कहीं उठे कि भाई भाषा के आधार पर ये राज्य बनाया जाए, तो वो एक बात समझ में आती है, क्योंकि ऐसी मांगे उठती रही हैं और भारत के काफी राज्य ऐसे हैं जो भाषा के आधार पर बने हैं। तो ये एक रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है इंडिया की पॉलिटी में। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान भी इस पे काफी चर्चा हुई, डिस्कशन हुए, डिबेट हुई, कंसेंसस बना और उसके बाद ये बात इंप्लीमेंट करी गई कि ठीक है, भाषा को आधार बनाकर राज्य बना दिए जाएंगे और उसके बाद लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहेंगे, अपनी सभ्यता संस्कृति के हिसाब से वो जो है राज्य स्तर पर सरकार को कह सकते हैं कि आप हमारे हितों का संरक्षण कीजिए भारत के संविधान के अंतर्गत। ठीक है बच्चों। लेकिन कन्नड़ लोग जो आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था 1953 में और जिसे पूर्णता मिली थी 1956 में। उसी आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन हो गया, जबकि दोनों जो राज्य बने नए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों में ही तेलुगु भाषी लोग रहते हैं, यानी तेलुगु भाषी लोग एक राज्य के अंतर्गत रह ही नहीं पाए, एक यूनिट के अंतर्गत। तो ये तो एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन खड़ा हो गया, क्योंकि भारत में तो काफी सारे राज्य ऐसे हैं जो भाषा के आधार पर बने हैं। ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न उठाते हैं लेखक। उसके बाद वो कहते हैं कि हैदराबाद राज्य जो था, प्रिंसली स्टेट हैदराबाद 1956 तक, उसमें 3 भाषा बोलने वाले भाषाई वर्ग रहते थे। एक था तेलुगु, एक था कन्नड़ और एक था मराठी भाषा बोलने वाले। तो 1956 में जो था हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद रियासत को जो है वो एक तरह से उसके 3 टुकड़े कर दिए गए और 3 अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदाय जो हैं वो 3 अलग अलग राज्यों से जोड़ दिए गए, उनका हिस्सा बना दिए गए। जैसे तेलुगु भाषी लोगों का जो क्षेत्र था तेलंगाना, हैदराबाद स्टेट का, वो जोड़ दिया गया आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा जो है कन्नड़ जो भाषा बोलने वाला क्षेत्र था हैदराबाद स्टेट का, वो और मैसूर स्टेट को मिलाकर बना दिया गया कर्नाटक। ठीक है। और मराठी भाषी जो लोग बोलने वाले लोगों का जो क्षेत्र था हैदराबाद स्टेट का, उसको जो है बम्बई प्रांत के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है बच्चों। बच्चों ये क्लास पॉलिटिकी नहीं है, ये क्लास जो है द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एनालिसिस की है। पॉलिटिकी एम लक्ष्मीकांत की जो क्लास है वो उसी समय होगी आज भी। ठीक है बच्चों, 8 बजे। ये क्लास पॉलिटिकी नहीं है, ये एडिटोरियल जो हम एनालाइज कर रहे हैं ये पॉलिटिका है। अगला आर्टिकल जो हम एनालाइज करेंगे वो पॉलिटिका नहीं होगा, वो इकोनॉमी का है। ठीक है बच्चों, ये एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास है, द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि भाषा के आधार पर हैदराबाद स्टेट के 3 हिस्से किए गए और उनको 3 अलग अलग राज्यों के साथ जोड़ दिया गया। तो लेखक कहते हैं कि हैदराबाद राज्य जो था उसका मराठी भाषी क्षेत्र, जो वर्तमान में महाराष्ट्र का भाग है,
और उसका कन्नड़ भाषी क्षेत्र जो वर्तमान में कर्नाटक का भाग है, उनमें ऐसी कोई मांग वर्तमान में तो नहीं है। वर्तमान में ऐसी कोई भी मांग नहीं है कि उनको महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए या कि कर्नाटका से अलग कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, लेकिन भविष्य क्या है? क्या इनका भी यही भविष्य है कि वे भाषा के आधार पर एक राज्य के अंतर्गत, एक पॉलिटिकल यूनिट के अंतर्गत अपने सभी हितों को पूरा नहीं कर पाएंगे और कभी ना कभी मांग उठेगी कि अलग हो जाए? तो क्या इनका भी यही भविष्य है? क्योंकि क्षेत्रीय आर्थिक असमानता तो महाराष्ट्र में भी मौजूद है, भाषाई विविधता मराठी भाषा बोलने वाले लोगों में भी मौजूद है, जीवन शैली में अंतर ये महाराष्ट्र में भी मौजूद है और कर्नाटक में भी मौजूद है, और पॉलिटिकल कल्चर के जो वेरिएशंस हैं और डिफरेंसेस हैं वे भी मौजूद हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र और कर्नाटक का भविष्य क्या है? महाराष्ट्र और कर्नाटक का भविष्य क्या है, जिनमें कुछ क्षेत्र जो है जोड़े गए थे 1956 में हैदराबाद स्टेट के टुकड़े करके, जैसे कि तेलंगाना जोड़ा गया था आंध्र प्रदेश में। तो इसी संदर्भ में ये लेखक जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के भविष्य को लेकर थोड़ा सा प्रश्न उठाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या अन्य भाषाई राज्यों का भी यही भविष्य है? क्योंकि अगर भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश जो 2014 तक अस्तित्व में था, अगर वो एक पॉलिटिकल यूनिट नहीं रह पाया, किसी आधार पर उसको विभाजित कर दिया गया, तो क्या अन्य भाषाई राज्यों का भी यही भविष्य होगा? ये प्रश्न उठा रहे हैं ऑथर यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, इंडिया की जो पॉलिटी है उसका ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर भाषा के इतर जाके पुनर्गठन किया जाएगा, राज्यों का विभाजन किया जाएगा, जैसे प्रशासनिक सुविधा के लिए, राज्य का आकार बड़ा होने की वजह से, राज्य का क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से, राज्य के किसी क्षेत्र का पिछड़ा होने की वजह से, तो उसके लिए क्या है कि क्या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल जो है खोजना होगा भारत की पॉलिटी को, ये कह रहे हैं ऑथर। ठीक है बच्चों, क्या भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक को भाषा के इतर, क्योंकि अब तक तो जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो भाषा के आधार पे हुआ था, अब बात हो रही है कि भाषा के इतर कोई अन्य गठन सिद्धांत यानी ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल खोजना होगा, जैसा कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के केस में हुआ, जो 2014 में एक ही भाषा को बोलने वाले लोगों का राज्य होने के बावजूद विभाजित कर दिया गया। ठीक है बच्चों, फिर ऑथर कहते हैं कि नया गठन सिद्धांत क्या होगा ऐसे केस में। नया जो गठन सिद्धांत होगा यानी इंडिया की पॉलिटिका ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल गठन सिद्धांत, वो क्या होगा फिर ऐसे केस में अगर भाषा नहीं होगी? क्या वो आकार होगा या वो जनसंख्या होगी? ठीक है बच्चों, फिर बताते हैं कि अगर आकार को आधार बनाया जाएगा तो कुछ बड़े राज्य हो जाएंगे और कुछ छोटे राज्य हो जाएंगे, और फिर बड़े राज्यों और छोटे राज्यों की जो शक्ति होती है केंद्र के स्तर पर, जो उनका राजनीतिक प्रभाव होता है, वो इसी अनुपात में होता है कि कौन राज्य कितना बड़ा है और कौन राज्य कितना छोटा है। यहाँ पे लेखक एनालाइज करते हैं कि आंध्र प्रदेश जो 2014 से पहले यूनाइटेड था, वो दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा सांसद जो है वो भेजता था लोकसभा में। ठीक है बच्चों, और उसी के अनुपात में उसका राजनीतिक प्रभाव था। लेकिन बाद में जब 2014 में उसको डिवाइड कर दिया गया, तो वर्तमान जो आंध्र प्रदेश है वो दक्षिण भारतीय राज्यों में तीसरे नंबर पर है, और वर्तमान जो तेलंगाना है वो दक्षिण भारतीय राज्यों में 5वें नंबर पर है। तो ऐसे में यानी कि वो अब कम सांसद जो है भेज रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि विभाजित रूप में सांसद भेज रहे हैं केंद्र सरकार लोकसभा में। तो उसी हिसाब से उनका जो राजनीतिक प्रभाव है केंद्र की राजनीति पर वो कम हो गया है, आकार कम होने की वजह से। ठीक है बच्चों, और किसी राज्य का केंद्र की राजनीति पर कितना प्रभाव है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, उसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि उस राज्य को कैसे संसाधन प्राप्त होंगे, कितने संसाधन प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये काफी जो संख्या है वो काफी महत्वपूर्ण है भारत की गणतांत्रिक व्यवस्था में, ये बात जो है ऑथर कहना चाह रहे हैं।
ठीक है बच्चों। और अगर आकार को लेकर राज्यों के बीच ज्यादा अंतर हो जाएगा तो फिर उनके बीच में मतभेद खड़े हो जाएंगे, और जिससे जो भारत की संघीय संरचना है, फेडरल स्ट्रक्चर, उस पर स्ट्रेन आएगा, उस पर दबाव बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, भारत की संघीय संरचना पर दबाव बढ़ेगा। जैसे एक और बात कोट करते हैं ऑथर यहाँ पे कि चर्चा चल रही है कि परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा आने वाले समय में, डिलिमिटेशन कमीशन, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें जनसंख्या एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का जो है वो पुनर्वितरण किया जाएगा। और ऐसे में ऐसा हो सकता है कि उत्तर भारत के कुछ राज्य जिनकी जनसंख्या जो है मतलब उतनी कंट्रोल नहीं हो पाई है, तो वहां पे जो है लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ जाए दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है, इस पर कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी चलती हैं और इसका कुछ विरोध भी होना शुरू हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑथर कहते हैं कि भारत की संघीय संरचना पर दबाव पड़ेगा, और जो राज्य जिनकी भूमिका केंद्र की राजनीति में कम हो जाएगी, उनका जो है राजनीति की मुख्य धारा से वो हटने शुरू हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है बच्चों, एलियनेट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर भारत की संघीय संरचना पर दबाव पड़ेगा, स्ट्रेन आएगा। ठीक है बच्चों। फिर ऑथर कहते हैं कि भारत के पुनर्गठन का आधार फिर क्या हो, भारत के पुनर्गठन का आधार क्या हो, अगर किसी राज्य का पुनर्गठन किया जाए तो उसका आधार क्या हो। भाषा तो पहले से स्वीकार था और भाषा पर कोई आपत्ति भी नहीं थी, उस पर तो काफी डिस्कशन डिबेट हो चुका था, लेकिन अन्य अगर कुछ हो तो वो क्या हो, क्या उस पर पर्याप्त डिस्कशन डिबेट हुआ है, क्या उस पर पर्याप्त सहमति है। ठीक है बच्चों, तो ये इस आर्टिकल के माध्यम से प्रश्न भी उठा रहे हैं, उसको एनालाइज भी कर रहे हैं ऑथर। ठीक है बच्चों, ऑथर कहते हैं कि कोर जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है भारत की पॉलिटी का, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, उससे डिपार्चर है 2014 का विभाजन, आंध्र प्रदेश का विभाजन। 2014 में आंध्र प्रदेश का जो विभाजन हुआ वो भारत की राजनीति के कोर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल यानी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से डिपार्चर है, हम उससे दूर हट रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, ऑथर क्या कहना चाहते हैं। ऑथर कहना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब हम भारत की पॉलिटी के इतने महत्वपूर्ण और इतने दशकों से चले आ रहे ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल से दूर हट रहे हैं, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण, तो हमें कुछ ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता है, ज्यादा डिस्कशन डिबेट करने की आवश्यकता है, और राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, ऑथर कह रहे हैं कि हमें जो है डीपर एंड मैच्योर एग्जामिनेशन की आवश्यकता है एक राष्ट्र के रूप में। एक राष्ट्र के रूप में हमें डीपर और मैच्योर एग्जामिनेशन की आवश्यकता है, एनालिसिस की आवश्यकता है, विश्लेषण की आवश्यकता है, राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पहले आर्टिकल का एनालिसिस रहा। इसमें ऑथर ने काफ़ी डीपली एनालाइज किया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया एक ऐसी घटना को लेकर जिसे 10 साल कंप्लीट हुए हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ जो है इसको लेकर विकसित हुई होगी। अब हम चलेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। ठीक है बच्चों, मैं आपके कुछ कमेंट ले लेता हूँ। आकाश सिंह, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। शिवांगी कुशवाहा जी सर, प्रीति पाल जी सर, मंजू जी, अंशा देवी, आप सभी का स्वागत है बच्चों। फोकस कीजिए। सर आपसे पढ़ने में मेरा पूरा दिन और रात अच्छा जाता है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तरक्की कीजिए, सफलता पाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज का दूसरा आर्टिकल जो है ये भी द हिंदू से ही लिया गया है। बच्चों किसी दिन आपके जो 2 आर्टिकल होंगे इस क्लास के वो दोनों हिंदू से भी हो सकते हैं, किसी दिन हो सकता है दोनों जो है वो इंडियन एक्सप्रेस से हो, किसी दिन हो सकता है कि एक द हिंदू से हो और एक इंडियन एक्सप्रेस से हो। तो वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना रिलेवेंट आर्टिकल उस दिन जो है पब्लिश हुआ है, एडिटोरियल पीस, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले या यूपीपीएससी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए डायरेक्टली रिलेवेंट है।
ठीक है बच्चों, तो ये द हिंदू से ही लिया गया है और ये आर्टिकल आपका जो है जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। मेंस, मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 3। ठीक है बच्चों, इकोनॉमी से ये आर्टिकल है, वैसे ये पॉलिटी से भी हो सकता है क्योंकि इसमें आर्थिक असमानता को कम करने की बात की जा रही है और आर्थिक असमानता को कम करना तो हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आर्टिकल पॉलिटी से भी जुड़ता है, ये आर्टिकल इकोनॉमी से भी जुड़ता है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। तो ये आर्टिकल कई नजरियों से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल की हेडलाइन क्या है? Does inequality lead to growth? Does inequality lead to growth? Growth means इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि यानी आर्थिक समृद्धि। इस हेडलाइन का मतलब यह है कि क्या आर्थिक असमानता से आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि होती है? अगर समाज में आर्थिक असमानता ज्यादा है और वो बढ़ रही है तो क्या इससे आर्थिक विकास तेजी से होता है, इकोनॉमिक समृद्धि दर ज्यादा रहती है? तो ये दो चीजों के बीच का रिलेशन ढूंढने की कोशिश की गई है बच्चों इस आर्टिकल में। एक तो है आर्थिक असमानता और दूसरा है आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। एक तो हो गया आर्थिक असमानता, ठीक है बच्चों, और एक हो गया जो है आर्थिक समृद्धि यानी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। इन दोनों के बीच का संबंध देखने की कोशिश करी गई है इस आर्टिकल में कि क्या संबंध है इन दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किस संदर्भ में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है ये देख लेते हैं। संदर्भ ये है कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे थे, आप सभी जानते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक बयान दिया था, एक वादा किया था जनता से कि अगर वो चुनाव, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है तो वो संपत्ति के पुनर्वितरण के लिए यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति के पुनर्वितरण के लिए एक सर्वे कराएंगे, फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराया जाएगा देश में, और सर्वे के माध्यम से ये देखा जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है और उसके बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे कि जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है किसी न किसी मतलब पॉलिसी के माध्यम से कानून बनाकर कोई निश्चित दर तय करके या कोई निश्चित पैरामीटर्स तय करके जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है उनसे टैक्स, उन पे कोई टैक्स वगैरह लगाया जाए और उनकी संपत्ति थोड़ी कम की जाए, और राज्य के माध्यम से जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको किसी न किसी माध्यम से उनकी इनकम बढ़ाई जाए या उनकी संपत्ति बढ़ाई जाए। इस तरह से मतलब समाज में संपत्ति का पुनर्वितरण किया जाएगा, ऐसा उन्होंने जो है राजनीतिक रूप से वादा किया चुनाव के समय। ठीक है बच्चों, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे वेल्थ की बात हो रही है और वेल्थ की बात हो रही है तो आर्थिक असमानता की बात भी हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं इस समाज में सर्वे करा के देखा जाएगा कि किसके पास ज़्यादा संपत्ति है और किसके पास कम संपत्ति है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये आर्थिक असमानता की बात हो रही है, आर्थिक असमानता, और उसको दूर करने के लिए संपत्ति का पुनर्वितरण यानी कि वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बात तो ये है जिसने संदर्भ तैयार किया आज के आर्टिकल का। दूसरा ये है कि पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक शोध प्रकाशित हुआ था कुछ समय पहले, जिसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि वर्तमान भारतीय समाज में जो आर्थिक असमानता है उसका लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि ब्रिटिश काल में भी भारतीय समाज में जो आर्थिक असमानता थी उससे ज़्यादा हो गया है। ठीक है बच्चों, यानी ये जो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट आई, शोध आया, रिसर्च पेपर आए, उसमें ये बात कही गई कि भारत में आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का जो लेवल है वो बहुत ही अलार्मिंगली हाई हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा हो चुकी है भारत के समाज में। ठीक है बच्चों,
तीसरा, यहाँ पे भी आर्थिक असमानता की बात की जा रही है। तीसरा जो संदर्भ है वो ये है कि विकसित देशों में जीवन यापन की लागत, विकसित देशों में जीवन यापन की जो लागत है उसका एक संकट चर्चा का विषय है, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। ठीक है बच्चों, विकसित देशों में जीवन यापन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग संबंधित क्राइसिस जो है वो चर्चा का विषय है। इसका अर्थ यह है कि जीवन जीने का जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो काफी बढ़ गई है कोरोना पेंडेमिक के बाद, यानी कोरोना महामारी के बाद का जो समय है उसमें मुद्रास्फीति काफी बढ़ गई है विकसित देशों में, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इस संदर्भ में भी जो है हमारा आज का आर्टिकल जो है वो डायरेक्टली जुड़ता है, वो लिखा गया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग का बढ़ना, मुद्रास्फीति का बढ़ना, इसके पीछे भी जो है आर्थिक असमानता को कारण बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस संदर्भ में ये जो 3 संदर्भ हुए, इन तीनों के संदर्भ में जो है ये एडिटोरियल पीस जो है लिखा गया है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि इस एडिटोरियल पीस में 2 प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करी गई है। तो वे क्या प्रश्न है वो देख लेते हैं। एक तो यह है कि आर्थिक असमानता जो है, आर्थिक असमानता से आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है क्या? यही जो है हमारी आर्टिकल की हेडलाइन भी है कि क्या आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोत्साहन मिलता है? ठीक है बच्चों, ये प्रश्न पूछा है लेखक ने इस आर्टिकल के माध्यम से और फिर इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करी है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या असमानता, असमानता रूपी बीमारी, लेखक के शब्दों में, लेखक के शब्दों में कह रहे हैं हम, क्या असमानता रूपी बीमारी का इलाज पुनर्वितरण रूपी उपचार यानी वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिसको आर्थिक असमानता कम करने का एक जरिया बताया है, जिसकी चर्चा राहुल गांधी ने की चुनावों के दौरान। ठीक है बच्चों, क्या असमानता रूपी बीमारी का इलाज करना यानी आर्थिक असमानता को कम करने की बात हो रही है यहाँ पे, उसका इलाज पुनर्वितरण रूपी उपचार जो है उसका जो सुझाया जा रहा है, यानी कि वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना राज्य के माध्यम से यानी स्टेट के माध्यम से, क्या यहाँ पे उपचार जो है वो बीमारी से भी बुरा नहीं है? मतलब इस तरह के उपचार के भी नुकसान है, जैसे कि अगर राज्य जो है वो एक्टिवली कुछ पॉलिसी बनाए, कुछ लॉज इंप्लीमेंट करे और समाज में वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करे यानी कि पुनर्वितरण करे संपत्ति का, तो इसके भी अपने नुकसान हैं, इसके भी अपनी डिमेरिट्स हैं। तो इस प्रश्न का मतलब ये है कि असमानता रूपी बीमारी यानी आर्थिक असमानता को कम करने के लिए अगर राज्य उपचार करता है, उपचार क्या करता है, वो संपत्ति का पुनर्वितरण करने के लिए कदम उठाता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि संपत्ति के पुनर्वितरण के जो डिमेरिट्स हैं, कि जो नुकसान है, उससे ओवरऑल जो उद्देश्य है वही पराजित हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये जो 2 प्रश्न उठाए हैं इनका उत्तर तलाश करने की कोशिश करी है यहाँ पे ऑथर ने, लेखक ने। अब देख लेते हैं प्रश्न 1 को कैसे एनालाइज किया गया है। प्रश्न 1 क्या है कि आर्थिक जो असमानता है और आर्थिक समृद्धि, इसको प्रश्न को दूसरी भाषा में, आसान भाषा में मैंने लिखा है यहाँ पे, आर्थिक असमानता यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच क्या संबंध है, क्या संबंध है इन दोनों के बीच? क्या समानुपाती संबंध है या कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है? ठीक है बच्चों, समानुपाती संबंध है या कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है? इन दोनों शब्दों का अर्थ जो बच्चे नहीं समझते वो अभी समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ लोग कहते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि समानुपाती संबंध है। समानुपाती संबंध का मतलब ये है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। ठीक है बच्चों, और अगर एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। ये हो गया आपका समानुपाती संबंध। तो कुछ लोग कहते हैं कि आर्थिक असमानता और आर्थिक समृद्धि के बीच समानुपाती संबंध है, यानी कि अगर आर्थिक असमानता जो है वो बढ़ती है
ठीक है बच्चों, वो इंक्रीज होती है। तो क्या क्या होता है, संपत्ति का संचय होगा, संपत्ति का संचय होगा, यानी जो है वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट होगी, प्रॉफिट इकट्ठा होता जाएगा कुछ लोगों के पास, और पूंजी का निर्माण हो जाएगा। मतलब जो ऐसे वेल्थ इकट्ठी होगी फिर वो पूंजी का रूप ले लेगी, यानी कि वो निवेश के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, पूंजी इकट्ठी हो जाएगी तो निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा, निवेशक जो है निवेश करने के लिए अपनी पूंजी को तैयार हो जाएंगे अर्थव्यवस्था में। जब वे निवेश करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, कंपनीज एस्टेब्लिश करेंगे, तो उससे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिल गया। ठीक है बच्चों, रोजगार मिलेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनका उपभोग बढ़ेगा। उपभोग बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि होगी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी, वो भी बढ़ेगी। तो ये जो लोग हैं जो समानुपाती संबंध के समर्थक हैं, वो कहते हैं, वो ये लॉजिक देते हैं। देखिए, इकोनॉमी मैथमेटिक्स नहीं होती, मैथमेटिक्स में 2 और 2 4 होते हैं, इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। इकोनॉमी में तो थ्योरी होती है, थ्योरी को टेस्ट किया जाता है और फिर भी मतभेद बने रहते हैं। कुछ जो अर्थशास्त्री होते हैं वो ऐसा कहते हैं, कुछ अर्थशास्त्री वैसा कहते हैं। तो इकोनॉमी में तो विचार चलते हैं और अपने विचार के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, कोई भी पूरी तरह सही और पूरी तरह गलत नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो इकोनॉमी का ही ये प्रश्न है, और इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि समानुपाती संबंध है, समानुपाती संबंध है, और इस लॉजिक से सिद्ध करते हैं कि अगर आर्थिक असमानता बढ़ती है तो संपत्ति का संचय होता है, पूंजी का निर्माण होता है, निवेशकों को प्रोत्साहन मिलता है, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार मिलता है, उपभोग बढ़ता है और आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। यानी इन्होंने सिद्ध कर दिया अपने तर्क से कि आर्थिक असमानता बढ़ी तो आर्थिक समृद्धि बढ़ी, यानी कि आर्थिक असमानता अच्छी है। कुल मिलाकर ये लोग कहना चाह रहे हैं कि आर्थिक असमानता अच्छी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी इज गुड फॉर इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, लेकिन लेखक जो हैं इस आर्टिकल के वो इससे सहमत नहीं है, वो दूसरे विचार रखने वाले अर्थशास्त्रियों से सहमत है। वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब ये है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा जो है वो घटेगा, और एक घटेगा तो दूसरा जो है वो बढ़ेगा। तो ये बात आप समझ गए। तो ये कह रहे हैं कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, यानी अगर आर्थिक असमानता बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि पर नकारात्मक असर उसका पड़ने वाला है। ठीक है बच्चों, और ये अपने लॉजिक से सिद्ध करते हैं, इस आर्टिकल के जो लेखक हैं वो अपने लॉजिक से सिद्ध करते हैं कि आर्थिक असमानता अगर बढ़ी तो आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम होगी। ठीक है बच्चों, तो ये मान के चलते हैं कि आर्थिक असमानता बढ़ रही है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना लॉजिक कि आर्थिक असमानता सपोज करो बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा कि जो पैसे का एक्युमुलेशन होगा, प्रॉफिट इकट्ठा होगा, जो ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे अरबपति लोग, उनके पास एकाधिकारी शक्ति आ जाएगी, यानी मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर आ जाएगी। उनकी जो कंपनियां होंगी वो अपने अपने सेक्टर को डोमिनेट करेंगी, उसमें मोनोपोली स्टेटस जो है वो एंजॉय करेंगी। ठीक है, और जैसे ही वे मोनोपोली स्टेटस में आ जाएंगी तो वो कीमतों पर नियंत्रण एस्टेब्लिश कर लेंगी, यानी उसके बाद जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उनके द्वारा, उन वस्तुओं की कीमत बाजार के मांग और पूर्ति से निर्धारित नहीं होगी, वो आर्टिफिशियली जो है कीमतों को हाई रखेंगे, क्योंकि उनका बाजार पर एकाधिकार है, वो सप्लाई और डिमांड को मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा कि वास्तविक पारिश्रमिक कम हो जाएगा। जब सब चीजें उनके हाथ में आ जाएगी, एकाधिकारी शक्ति आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वो पारिश्रमिक भी कम ही देना चाहेंगे, और वास्तविक पारिश्रमिक जो है ना वो कम हो जाएगा, यानी कि रियल वेजेस। ठीक है बच्चों, उससे क्या होगा, खरीद क्षमता कम हो जाएगी, यानी जो पारिश्रमिक पाने वाले लोग हैं, सैलरी पाने वाले लोग हैं, जब उनको इनकम ही कम होगी तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो फिर उनका उपभोग भी कम हो जाएगा, यानी कि उनका कंजम्पशन लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कंजम्पशन लेवल उनका कम हो जाएगा,
और इससे क्या होगा कि आर्थिक समृद्धि जो है वो कम हो जाएगी, आर्थिक समृद्धि जो है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुल मिला के आपने यहाँ देखा कि आर्थिक असमानता अगर बढ़ती है तो उस लॉजिक के आधार पर स्टेप बाय स्टेप लॉजिक देते हुए लेखक ये कह रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि कम हो जाएगी, यानी इन दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अगर आर्थिक असमानता बढ़ेगी समाज की, तो समाज की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम होगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी। ये दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, यानी विचार रखने वाले जो अर्थशास्त्री हैं उनके विचार हैं, और इन्होंने ये लॉजिक दिया है, इन्होंने ये लॉजिक दिया है। आपको दोनों लॉजिक जो है समझ लेने हैं, और लेखक जो है इस आर्टिकल का वो इस लॉजिक को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस वाले लॉजिक को। लेखक कह रहा है कि आर्थिक असमानता का बढ़ना आर्थिक समृद्धि के लिए ठीक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब एक और प्रश्न है, उसको देख लेते हैं इसी आर्टिकल के आधार पर। प्रश्न 2, उसमें क्या कहा गया है कि संपत्ति के जो पुनर्वितरण की बात की गई, जैसे भारत में चुनावों के दौरान की गई, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन और आर्थिक समृद्धि के बीच क्या संबंध है? वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच क्या संबंध है? ये प्रश्न जो है इसकी पड़ताल की गई है इस आर्टिकल में। मैंने इसको बहुत ही सिंपल सरल भाषा में इस प्रश्न को आपके सामने रख दिया है। यहाँ भी दो फैक्टर हैं और उन दोनों के बीच हमें संबंध देखना है कि समानुपाती संबंध है या कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ठीक है बच्चों, यहाँ भी दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो है अर्थशास्त्रियों की, वो कहती है कि संपत्ति का पुनर्वितरण और आर्थिक समृद्धि के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ठीक है बच्चों, यानी संपत्ति का पुनर्वितरण अगर लागू कर दिया जाए तो पूंजी के निर्माण को हानि होगी, उद्यमशीलता हतोत्साहित होगी, निवेशक हतोत्साहित होगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, रोजगार सृजन नहीं होगा, खरीद क्षमता घटेगी, उपभोग घटेगा और आर्थिक समृद्धि दर में कमी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एक तो लॉजिक ये है जिसमें इनके बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध दिखाया गया है, लेकिन लेखक इससे सहमत नहीं है। लेखक इस दूसरे पक्ष से सहमत है। वो कहता है कि संपत्ति के पुनर्वितरण और आर्थिक समृद्धि में समानुपाती संबंध है, यानी प्रोपोर्शनल रिलेशन। यानी अगर संपत्ति का पुनर्वितरण लागू किया जाता है तो उससे क्या है, संपत्ति तो प्रभावित जरूर होगी, पैसे वालों की, अमीरों की, लेकिन उनका भविष्य का लाभ प्रभावित नहीं होगा। और इसके साथ साथ जब संपत्ति का पुनर्वितरण होगा तो खरीद क्षमता बढ़ेगी जनता की, एकाधिकारी शक्ति कम होगी अरबपतियों की। ठीक है, जब अरबपति कीमतों को आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कीमतें कम रहेंगी, यानी ग्रीडफ्लेशन की सिचुएशन नहीं आएगी। उससे वास्तविक पारिश्रमिक जो है वो अधिक रहेंगे, मांग अधिक रहेगी और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि दर बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो लेखक जो है वो इस स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हैं। आपको दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट जो है, मतलब विचार जो हैं वो देखने हैं, समझने हैं, उनका लॉजिक समझना है स्टेप बाय स्टेप, और फिर ये जो थॉट प्रोसेस है इससे जो है लेखक सहमत हैं। आपको किससे सहमत होना है ये आपकी समझ पर निर्भर है। ठीक है बच्चों, जिस थॉट प्रोसेस से भी आप सहमत हो उसी के पक्ष में आपको जो है तर्क आपको पता होने चाहिए फिर। ठीक है बच्चों, तो ये स्लाइड्स जो आज की क्लास की हैं ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में बच्चों अवेलेबल हो जाएंगी। आप रोजगार विद अंकित मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके इनके प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल मिलते हैं 5 बजे। नमस्कार।